मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस MGCI की अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे PAT AG 123 ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। ये जो पेपर यहाँ पे है ये हुआ था 7/12/2023 की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो मैथ्स में कौन से क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो भाई सब लोग रेडी? चलिए तो दोस्तों हम लोग शुरू करें अपना पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस पेपर में जो एक क्वेश्चन आया था मैथ्स का, वो कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि द मीन ऑफ 22 ऑब्जर्वेशन इज 35, यानी कि 22 अवलोकनों का समांतर माध्य 35 है। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो समांतर माध्य होता है वो सभी पदों का योग मतलब टोटल बटे में कितना होता है, n। ठीक, अगर यहां से मैं n यहां ले आता हूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि n इंटू x बार बराबर कितना, टोटल, है ना। यानी कि पदों की संख्या गुणा समांतर माध्य बराबर क्या हो गया, टोटल। अब ये बोल रहा है कि 22 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े हैं? 22 ऑब्जर्वेशन है। ठीक, और इनका समांतर माध्य कितना है, 35। यानी कि हम इस तरीके से यहां से टोटल निकाल सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करा देती। 35 2 70 का 0 हो गया, हासिल कितना बचा, 7। 35 2 70, 70 और 7 हो गया 770। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो 22 आंकड़े हैं इन सभी आंकड़ों को हमने जब जोड़ा होगा तो जोड़ने के बाद हमें फाइनली ये पता चला कि टोटल आ रहा है 770। कितना आ रहा है टोटल, 770। करेक्ट है यहां तक। अब बात करते हैं अपन आगे की। आगे बोलता है कि हुआ ये कि बाद में पता चला कि 16 और 24 को 31 और 42 के रूप में गलत समझा गया। मतलब हमें लेना था 16 और 24, लेकिन गलती से हमने लिया कितना, 31 और 42। 31 और 42, ठीक है। यानी कि 16 और 24 होता है दोस्तों 40, 24 और 6 30 और 10 40। 31 और 42 की बात करें तो 2 और 1 3, 3 और 4 7। यानी कि लेना था हमें 40, लेकिन गलती से ले कितना लिया हम लोगों ने, 73। समझ में आ रही बात? इस क्वेश्चन में हुआ है कि जो 770 हमने टोटल किया, इसमें असल मायने में जो आंकड़े थे वो 16 और 24 थे, लेकिन गलती से हमने जो आंकड़े उठाए वो 31 और क्या हो गए, 42। इसका मतलब ये जो 73 है, इस टोटल में से पहले जो गलत आंकड़ा है वो तो हटा देते हैं और जो सही आंकड़ा है वो जोड़ देंगे। ठीक है, जो सही आंकड़ा है वो जोड़ देंगे। तो चलिए एक साथ कैलकुलेशन लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना 770 ऐसा कैसा, इसको देख लेते 3 ऐसा कैसा, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक है, यानी कि माइनस का 33 आ जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है, एक हासिल इधर लिया था तो यहाँ 6 बच गया, 6 में से 3 गया तो 3 और ये 7 ऐसा कैसा। समझ में आया? यानी कि सही जो टोटल था वो था अपना 737। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, गलत निकाल लिया, सही जोड़ दिया, तो बचा कितना, 737। अब ये पूछ रहा है कि आप समांतर माध्य बताइए। तो ठीक है भैया, ये लीजिए 737 और 737 में हम लोग भाग लगा देते हैं 22। तो चलिए 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 22, 22 2 44, 22 3 66। ठीक है, मतलब सभी ऑप्शन में 3 3 दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 22 से कट किया तो 22 से गया 3 बार, 22 3 66। ठीक है, लेकिन ये कितना है, 73। तो 4 और 3 7 बचता है दोस्तों। तो फिर 22 से जाएगा 22 3 66। ठीक है, यानी कि 2 बार 3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन। तो आगे सोल्व न करते हुए हम लोग डायरेक्ट आंसर लगा देंगे इसका 33.5। तो एग्जाम में ये चीजें ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि आप लोग डिवाइड करते जा रहे हैं, बस आपका आंसर यहाँ तक मैच हुआ, टिक लगा के अपन आगे बढ़ सकते हैं। करेक्ट है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बस आपको एग्जाम में ये तरीका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग बेटा यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को कॉम्पिटिटिव तरीके से हमें फाइट करनी, हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साइन 750 डिग्री। ठीक है, साइन 750 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जनरल आइडिया बता दूं। ये अपना ग्राफ होता है, ये 0 डिग्री होता है। जब एक राउंड पूरा करके आते हैं तो यहाँ 360 डिग्री हो जाता है, और जब एक और राउंड पूरा करके आते हैं तो यहाँ 720 डिग्री हो जाएगा। और हमें पूछा है साइन 750 डिग्री। इसका मतलब ये 720 से थोड़ा सा और ज्यादा 30 डिग्री, यानी कि एग्जैक्टली भैया हमें ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो केवल ये इतना ज्यादा, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 आती है। ये तो एक रैंडम तरीका हुआ।
ट्रिक से जिसे बात करते हैं अपन। बाकी अपन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे साइन 2 इंटू 360, मतलब 360 के कितने चक्र पूरे हो जाएंगे, 2 चक्र पूरे हो जाएंगे। तो भी हम 720 पर ही जाएंगे, 750 पर जाने के लिए कितना और करना पड़ेगा, 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा अपना साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो अपना आएगा सी ऑप्शन, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ गए सब लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने आंसर लगाया होगा इसका 1/2। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 3 sin थीटा इक्वल टू 2। देखो बेटा, 3 sin थीटा जो है वो है आपका 2 के बराबर, तो आप यहां से sin थीटा निकाल सकते हो कितना, 2/3। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोग एक बहुत बेहतरीन सी ट्रिक पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन मेथड बहुत लोगों को आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। पाइथागोरस की मदद से ये वाला जो नंबर होगा, मैंने ट्रिक बताई थी ना, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, तो 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 4 गया, तो ये बिठाएगा, ये नंबर कितना हो जाएगा, √5। ये नंबर कितना हो जाएगा, √5। स्मार्ट तरीके से काम करना है। अब आगे पूछ रहा है कि जो थीटा है वो दूसरे चतुर्थांश में, थीटा किसमें, दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन tan थीटा की बात पूछ रहा है। मतलब ये जो थीटा है ये अपना इस जगह है, वो tan थीटा की बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें tan थीटा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो इसका आंसर क्या आता है, माइनस का आता है, तो माइनस, और tan थीटा जो होता है, tan थीटा की लाइन आप सभी को पता है ऐसे चलती है ना, तो पहले 2 आएगा और उसके बाद √5 आएगा, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस का 2/√5। यानी कि जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जितने बच्चों को लाइन कॉन्सेप्ट आता है उनको पता है कि ये क्वेश्चन चुटकियों में बनाए जा सकते हैं, इस तरीके क्वेश्चन, और अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्या है ऑप्शन में, तो आपको जी सर ये रहा, माइनस का 2/√5, करेक्ट है। चलो बेटा, तो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एक और ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, थोड़ा सा देखने में ऐसा बड़ा सा लगेगा आपको, सोच रहे हो किस तरीके से सोल्व करें। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, इस स्टेप को हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे बेटा ये मान लो कोसेक 23 डिग्री, कितना है, कोसेक 23 डिग्री। अब आप सेक को बदल लो, तो आप सभी को पता है कि सेक अगर बदलेगा तो सेक किस में बदलेगा, कोसेक, और 67 बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। आप लोग ये जानते हो कि तराजू है और दोनों का सम जो 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो अगर एक 67 है तो दूसरा हमेशा कितना होगा, 23 डिग्री। ठीक है, तो जब ये बदलता है तो 67 से बदल के कोस 23 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई कोस 67, देखो साइन 23 बेटा ऐसा कैसा रहने देते हैं, साइन 23 सारे 23 में बदल लेते हैं अपन, कोस बदलेगा तो ये बन जाएगा साइन 23 डिग्री। ठीक है, क्या बन जाएगा, साइन 23 डिग्री। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तो? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए, सेक 36 और साइन 54 के बारे में बात करते हैं। अगर सेक 36 को बदलेंगे तो सेक 36 बनता है बेटा कोसेक, कोसेक तो कितना हो जाएगा, कोसेक 54, और ये साइन 54 ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोस 33 ऐसा कैसे रहने दो। ठीक है, और कोसेक 57 को बदल लो, तो कोसेक 57 बदलेगा सेक 33 डिग्री में, कितना बनेगा, कोस 30। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो कोसेक 23 यहाँ पे और कोसेक 23 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक 23 डिग्री, कितना हो जाएगा, 2 कोसेक 23। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 23 और साइन 23, तो हो जाएगा 2 साइन 23 डिग्री, कितना हो जाएगा, 2 साइन 23 डिग्री। अब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो बेटा ये वाला जो कोसेक 54 है, इससे साइन 54 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि कोसेक 54 को आप लिखोगे तो 1/sin 54, तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक 33 से सेक 33 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 1। ठीक है, अब ऐसे ही ये कोसेक 23 से साइन 23 कैंसिल हो गया। देखो ध्यान देने वाली बात, कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin 23, तो से वो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 × 2 ऊपर हो गया बेटा 4, और नीचे कितना आ गया 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। तो ये आंसर आ गया अपना कितना, 2। करेक्ट है, क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है
इसमें पूछा है कि चतुर्थक विचलन बताइए। क्या पूछ रहा है? चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करिए, इन आंकड़ों को आप व्यवस्थित तरीके से अरेंज कर लीजिए। तो पहले नंबर पर है 2, यानी कि जो सिंगल डिजिट वाला नंबर 2 ही है। उसके बाद एक वाली लाइन में देखते हैं। देखिए कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आपके 11 आंकड़े अरेंज हो जाना चाहिए। अरेंज भी कैसे करना है वो भी ध्यान से देखिए, ताकि आपको बार बार नजरें यहाँ पे नहीं दौड़ानी पड़े कि कौन सा डाटा रहे तो नहीं गया। चलिए 2 लिख लिया तो 2 में कट भी कर देता हूँ। उसके बाद सिंगल डिजिट में मुझे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। अब मैं एक वाली लाइन में देखता हूँ। देखो बेटा 2 के बाद जो लाइन शुरू होती है 10 11, मतलब आगे का नंबर 1 होता है। उसके बाद 21, फिर 31। तो एक वाली लाइन ढूंढ लो। एक वाली लाइन ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इन सब में से सबसे पहले आ जाएगा 11, 11 के बाद 12, उसके बाद ये वाला 12। तो ये नंबर अपन यहाँ से कट भी करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला 12 भी हो गया। उसके बाद आ गया 17 और उसके बाद क्या आ गया? 19। 17 और 19 भी हो गया। समझ में आ गई बात? अब आप 2 वाली लाइन में ढूंढ लो। तो 2 वाली लाइन में दोनों नंबर है, यानी कि एक नंबर है अपने पास 23 और एक नंबर कौन सा है अपना? 25। तो 23 और 25 भी हो गया। ठीक है, अब 3 वाली लाइन में ढूंढेंगे तो 3 वाली लाइन में एक नंबर आ गया अपने पास 32 और एक वाला नंबर आ गया 39। देखो कितना प्यारा तरीका है, आसानी से हो जाता है। 4 वाली लाइन में कोई नंबर ही नहीं है। एक आखिरी नंबर बचा कितना? 52। एक आखिरी नंबर बचा कितना? बचा 52। समझ में आया? यहां तक मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने नंबर हो गए? 11। अब यहाँ जो चतुर्थक विचलन होता है वो होता है बेटा Q3 माइनस Q1/2। क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो Q3 माइनस Q1 होता है। अब सवाल ये कि हम पहले Q1 कैसे निकालें। देखिए Q1 जो होता है वो n+1/4 टर्म होता है। क्या होता है? n+1/4 टर्म, यानी कि n+1/4 के पद का मान होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे टोटल कितने? 11। तो 11 + 1/4, तो 11 और 1 12, 12/4 कितना? तीसरे पद का मान, थर्ड टर्म, तीसरे पद का मान ले लो। तो जो Q1 है वो तीसरे पद का मान आ जाएगा। तो तीसरा पद क्या है? 1 2 और 3, यानी कि हमारा जो तीसरा पद है वो है बेटा 12, यानी कि जो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी अभी भी हमारा आंसर नहीं आ सकता। हमारा आंसर लाने के लिए हमें अभी भी Q3 की जरूरत है। तो जो Q3 होता है वो Q3 होता है 3 टाइम्स ऑफ Q1। ठीक है, ठीक है, जो Q3 की टर्म होती है वो 3 टाइम्स ऑफ Q1, Q1 की टर्म की 3 टाइम्स होती है। या फिर आपको मैं ये कहूं कि 3 टाइम्स ऑफ Q1 यानी कि n+1/4 टर्म, ये वाली टर्म। तो भाई ये आपकी थर्ड टर्म आई थी। तो Q3 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 = 9th टर्म, है ना? इसे क्या बोलेंगे? 9th टर्म। आप Q1 लिखोगे तो उसमें 12 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 9th टर्म। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं। तो 9th टर्म कितनी आपकी? 32। यानी कि जो अपना Q3 है ये कितना आ गया बेटा? 32। करेक्ट है? अब बस हम लोग यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देते। तो ये अपना जो क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन है ये आ जाएगा 32 - 12/2। 2 से 2 गया 0, 3 में से गया 2, 20/2। 20/2 मतलब कितना? 10। समझ में आया? तो एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, आप कहोगे यस सर सी ऑप्शन में दिख रहा है अपने को। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? सी ऑप्शन। करेक्ट है? बढ़िया से समझ में आ गया। तो ये एकदम बेहतरीन लेवल का प्रश्न था जो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट आउट किया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे अक्सर इनको देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, तो एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ आपको। कोट 58 + थीटा है ना, और tan 32 - थीटा। मतलब ये कि कोट 58 से थोड़ा ज्यादा है और ये जो tan है ये 32 से थोड़ा कम है। ये कोट 58 से जितना ज्यादा है tan 32 से उतना कम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक जुगाड़ बिठाते भैया, यहाँ पे हम थीटा को बेटा 2 डिग्री मान लेते। कितना मान लेते? 2। तो उस केस में होगा ये कि ये वाला जो है ये बन जाएगा आपका, आप कहोगे सर 58 और 2 60 डिग्री बन जाएगा। ये हुई ना बात, ये हो गया कोट 60 डिग्री माइनस ये हो जाएगा अपना, ये माना हम लोगों ने, ये क्या करा हमने? माना, ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। 32 में से 2 गया तो हो जाएगा tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। फिर माइनस
सेक स्क्वायर 77 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 13 डिग्री, ये वाली चीज दिख रही है। अब देखो बेटा, अगर आप कोट 60 डिग्री को बदलोगे तो ये हो जाएगा अपने पास tan 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? tan 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अपन माइनस अगर कॉमन ले ले, देखो यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, सेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 13 डिग्री। ठीक है, कोट स्क्वायर कितना? 13 डिग्री। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो ये वाला tan 30 ये वाला tan 30 तो कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस ऐसा कैसा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो सेक स्क्वायर 77 डिग्री और कोट चेंज होगा तो कोट बन जाएगा tan स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, यानी कि ये आंसर आएगा अपना माइनस का 1। ठीक, तो इसका आंसर जो लगाएंगे हम लोग वो कितना लगाएंगे बेटा? माइनस का 1। ठीक है, तो इसका आंसर अपना आएगा माइनस का 1। चलिए आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे √3 और बोल रहा है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा क्या होगा। तो देखिए सबसे मजेदार बात ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या। ये बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a प्लस बी का अगर होल क्यूब के बारे में बात करें तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। करेक्ट है, ये होता है। अब हमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, मतलब ये डिब्बा पूरा उठा के हमें इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, चलिए इकट्ठी वैल्यू निकालें। तो a प्लस बी, यानी कि a हमारे पास है साइन थीटा और b हमारे पास है कोसेक थीटा, तो ये a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है बेटा √3। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। इसे हम a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का अगर मैं होल क्यूब करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये फार्मूले में अपनों ने वैल्यू पुट करी, तो ये फार्मूला होता है। अब ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है तो मैंने उसका होल क्यूब किया तो ये बन गया। अब आप कहोगे सर जी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा के अगर बारे में बात करें हम लोग तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √3। कितनी दे रखी है? √3, और √3 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3। अब ये तो हमें निकालना ही है, तो ये लो भैया साइन क्यूब थीटा प्लस ये हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा प्लस, देखो साइन थीटा से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन थीटा से कोसेक थीटा। अच्छा तरीका बताऊं आपको, ये लाइन ऐसे चलती है और ये लाइन ऐसे चलती है। लाइन वाला कॉन्सेप्ट पता है ना सभी को, भाई साइन की लाइन ऐसे चलती है और कोसेक की लाइन ऐसे चलती है, आपस में लड़ मारते हैं तो आंसर कितना आता है इसका? कैंसिल होकर 1 आ जाता है। तो ये बन जाएगा अपना 3, और साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? √3, तो ये आ गया 3√3। ठीक, अब देखो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इस डिब्बे को इधर लाना पड़ेगा, तो ये √3 की पावर 3 हो गई, यहाँ पे है √3 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि √3 इंटू √3 इंटू √3 है। करेक्ट है। फिर यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा माइनस का 3√3। ठीक, इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास? साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। अब देखो बेटा √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3, है ना, माइनस 3√3, और इक्वल में चल रहा है अपने पास साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा। तो ये से ये गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आंसर था वो अपना कितना था? 0। ठीक, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ध्यान से, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन में अगर एक एक शब्द दिया है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में, 180 और 270, यानी कि 180 डिग्री यहाँ होता है, 270 यहाँ होता है, मतलब वो कहीं इधर की बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि वो तीसरे चतुर्थांश के बारे में बात कर रहा है। तो इसने बोला कि जो थीटा है या तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है बेटा,
अब टेन थीटा की वैल्यू दे रहा है 5 के बटे में 12। कितना दे रखा है? 5 बटे 12। तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बना देते ट्राइंगल। अब टेन थीटा आपको पता है कि ऐसे चलता है, तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और 12 यहाँ आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये वाली जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 13। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि कोट थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा। तो देखो भैया, हमें निकालना है वैल्यू किसकी? कोट थीटा की प्लस किसकी? साइन थीटा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूं, सबसे बढ़िया। कोट थीटा इस डायरेक्शन में चलता है, तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 के बटे में कितना? 5। ठीक है, साइन थीटा ये वाली डायरेक्शन में चलता है, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 के बाय 13, 5 के बटे में 13। ठीक, अब देखो साइन ध्यान से, तीसरे घर में ये बैठा है, मतलब ये इसके सही घर में बैठा है। सही घर में बैठा है, इसका आंसर प्लस का आएगा। ये जो साइन थीटा है तीसरे घर में, मतलब ये गलत घर में बैठा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तू मेरे घर में तेरे घर, तो हो जाएगा 12 गुणा 13 माइनस 5 गुणा 5 को सीधे 25 लिख दूं, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, चलो 13 का टेबल बोलना शुरू करते हैं। 13 2 26 का 6 आ जाएगा, कैरी कितना? 2। 13 1 13, 13 और 2 15। दिस इज 156 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 65। करेक्ट है? तो यहां तक बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब 6 से 5 गया तो 1 आया, 15 से 2 गया तो 13, तो 131 डिवाइडेड बाय 65, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो भैया है किसी ऑप्शन में? ये रहा, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, वो है 131 डिवाइडेड बाय 65। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखिए हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज को ध्यान से समझते जाना, और ये ऑब्जर्व करो कि अगर हमसे क्वेश्चन गलत होता है तो कहाँ से होता है। जैसे एज ए स्टूडेंट में बात करूं तो हमें ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, किस तरीके से गलत हो रहा है, तो वो कमियां हम लोग अपने दूर कर सकते हैं। चलो, इसने पूछा है सीमा। सीमा मतलब होता है रेंज बेटा, रेंज। अब देखो रेंज क्या, तो रेंज का मतलब होता है कि तो सबसे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो आप इस नंबर में देखो कि जो सबसे छोटा से छोटा नंबर है वो कितना है? 4 है। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर आपको मिलेगा 42। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 42। तो 42 में से 4 को माइनस करोगे तो इसकी जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी? 38। यानी कि ये एकदम बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा था। आप सोच के चल रहे हो, जब स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी पढ़ी जाती है तो उसमें रेंज का एक बहुत ही छोटा लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर जैसे मानक विचलन या माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी आपको। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन सीख गए। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या, ध्यान से ऑब्जर्व करिए इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब कुछ इस तरीके से रूट में चीजें रहे, तो हमें दिमाग ये दौड़ाना है कि रूट से यानी कि करने से चीजें बाहर कैसे आएगी। तो बाहर करने का एक बेहतरीन तरीका होता है, वो ये होता है कि अगर ये चीजें अंदर डबल हो जाए, मैंने क्या कहा बेटा, अगर ये डबल हो जाए तो बाहर आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं जरा क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे बढ़िया आइडिया ये होता है कि सर हम लोग हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, सेक ए माइनस 1 है तो यहाँ लिख देंगे सेक ए प्लस 1, और नीचे आ जाएगा सेक ए प्लस 1। करेक्ट है? अब ध्यान से देखते जाओ, थोड़ा और बढ़ा देता हूं मैं इसे, तो ये हो जाएगा बेटा सेक ए प्लस 1। एक बार ये और एक बार ये, तो कितनी बार हो गया? 2 बार। अब नीचे देखो ध्यान से, ये बनता है आपका a माइनस बी और ये बनता है आपका a प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस कितना? 1। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है? ये होता है अपना tan स्क्वायर। क्या होता है? tan स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ाते हैं इसे, तो सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब सेक ए प्लस 1 जो है वो रूट के अंदर 2 बार है, तो 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1। अभी देखो बेटा tan भी 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? tan है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ की कहानी ये है कि tan a का अलग अलग हम लोग यहाँ पे भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक a इसके बटे में यानी कि इसके डिवाइड में आ जाएगा tan a प्लस ये हो जाएगा 1/tan a। ठीक है, 1/tan a।
ठीक है। अब 1/10 है तो क्या होता है कोट ए, और बीच में क्या है प्लस। इसका मतलब ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन आपको दिख गया अलग से ही, लेकिन फिर भी आप लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। 1/10 मतलब क्या हुआ कोट ए, और कोट ए के आगे क्या लिखा प्लस, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि आगे क्या लगा है माइनस। मतलब इतना सोल्व करने के बाद भी हम लोग आंसर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखो सेक ए को लिख सकते हैं अपन 1/cos ए। क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए नीचे आके, और tan ए को नीचे, tan ए क्या हो जाएगा बेटा sin a/cos ए। ठीक है, तो ये वाले cos से ये वाला cos चला गया, तो ये बना 1/sin ए, और 1/sin ए मतलब क्या, तो ये होता है अपना cosec a प्लस cot ए। ठीक, ये होता है अपना cosec a प्लस cot ए। ठीक, तो यहाँ पे डी आंसर, मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ देखकर अपन आंसर लगा सकते हैं। तो कंपटीशन में ये बहुत जरूरी होता है कि आपके आंसर मार्क करने की टेक्निक क्या है। कुछ चीजें शॉर्ट आउट करने के बाद भी हम लोग आंसर लगा सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। sin 25 डिग्री प्लस cos 115 डिग्री, sin 25 डिग्री प्लस cos 115 डिग्री। देखिए बेटा, सबसे पहले तो sin 25 डिग्री को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, sin 25 डिग्री ऐसा के साथ। अब ये cos 115 डिग्री है, क्या इसको हम लोग 19 प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना। यहाँ पे देखो तो ये sin 25 डिग्री ऐसा कैसे रहेगा, cos 90 से टकराएगा तो ये तो बदल जाएगा, ये हो जाएगा sin 15, और ये माइनस का हो जाता है, ये sin 25 हो जाएगा, है ना। यहाँ 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, तो 25 कर लेना आप लोग। अब sin 25 में से sin 25 गया तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 0। ठीक, तो इस बेहतरीन से क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर है जो कि कितना है 0। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी लग गया होगा आप लोगों को। आप सोच रहे हैं अच्छा ये लेवल आता है पीईटी में, हाँ ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से हैवी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, मतलब पेपर बनाने वाले एकदम बैलेंस करके पेपर बना दे। ठीक है, तो बेटा हमें कोशिश ये करनी होती है कि जब हम लोग पेपर दे रहे होते हैं ना, पेपर हम लोग सोल्व कर रहे होते हैं, तो हमें ये टारगेट करना है कि पहले वो क्वेश्चन टारगेट कर लो जो बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जा रहा है ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला आ गया, कितने लोगों को याद है tan a प्लस बी का फार्मूला? ध्यान से देखोगे तो ये है आपके पास tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b जो है वो फार्मूला होता है tan a प्लस b का। किसका होता है? tan a प्लस b का। अब tan a प्लस b मतलब tan a की जगह हम लोग लिख लेते हैं 48 और b की जगह लिख लेते हैं हम लोग 12, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, करेक्ट है। और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। समझ में आ गई बात मेरी? तो हम लोग यहाँ पे आंसर लगाएंगे सब, फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है 149 नंबर का कि माध्यिका बताइए भैया, माध्यिका क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे जो नंबरिंग है इसकी कितनी है? 149। सचिन द्वारा 11 मैचों में बनाए गए रन इस प्रकार है कि इनकी माध्यिका। तो देखो हमें ये पता है कि माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन आंकड़ों को जमाना पड़ेगा। तो आंकड़े जमाने के लिए सबसे पहले ऐसे डिजिट वाइज चलिए, ये 1 की डिजिट में तो यही नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले नंबर लिख दिया मैंने 12। अब देखिए जरा 2 के डिजिट में कोई नंबर आ रहा है क्या? 2 के डिजिट में कोई नंबर नहीं है। 3 की डिजिट में ये नंबर है, काटते भी जाओ तो 3 की डिजिट में 36 है, फिर 4 की डिजिट में 46 आ गया ऐसे, तो आपको पता चलेगा। फिर 5 की डिजिट में ये नहीं है, ये नहीं है, 5 की डिजिट में 2 नंबर है, तो 5 के डिजिट में एक तो 50 आ गया और एक आ गया 54। इन दोनों नंबर को भी कट कर दो। ठीक है, उसके बाद 6 के डिजिट में देखो तो 6 के डिजिट में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा। 6 के डिजिट में आ गया 62। समझ में आया? तो मैं किस तरीके से नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग बार बार। उसके बाद 7 के डिजिट में देखिए 74 आ गया। ठीक है, 8 के डिजिट में कोई नंबर नहीं है। 9 के डिजिट में एक ये है और एक ये है, तो 9 के डिजिट में आ गया आपका 98 और 99। ठीक है, ये दोनों नंबर लिख लिए। अब 10 के डिजिट में कोई नहीं, 11 के डिजिट में ये है, 11 के डिजिट में 111 और 12 के डिजिट में नहीं है और 13 के डिजिट में 132। ठीक, अब कितने आंकड़े टोटल? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन हो गई। अब 11 में से क्या होता है कि जब पदों की संख्या विषम हो तो जो मीडियन होता है बेटा n+1 टूथ टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो 11 + 1 12, 12/2 6, यानी कि छठी टर्म ढूंढ लो। 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 62। छठी टर्म कितनी होगी? 62।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसकी जो 6 टर्म होगी वो कितनी होगी? 62। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सीधा सा फार्मूला पूछा है। तो ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि जो बहुलक बराबर होता है वो होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। मतलब आप देख रहे होंगे इतना प्यारा क्वेश्चन है, सीधे ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा। तो भाई ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये एग्जाम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। करेक्ट है? तो आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला अगला क्वेश्चन पूछा है बहुलक बताइए। ठीक है, बहुलक मतलब मोड क्या है? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुलक के बारे में बहुत पता है? बहुलक मतलब क्या? एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आए। बहुलक का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आए। करेक्ट है? तो सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आया? ये वाला 8 बार आया, ये वाला 4 बार आया, 12 बार, 8 बार, 10 बार, और ये वाला नंबर सर जी सबसे ज्यादा बार आ गया। कौन? 7। तो इसका जो बहुलक है वो कितना होगा अपना? 7। ठीक है, तो आंसर क्या लगा यहाँ पर? 7। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था, बहुलक वाला सीधा सा क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। देखिए 163 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 163 वाले क्वेश्चन की कहानी क्या है? ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है। तो बताइए जरा ए और बी में क्या रिलेशन है? देखो सबसे पहले बेटा अपन इसको उठा लेते हैं, बी की वैल्यू ये 3, कोस को बदल दो। तो आपको ये पता है कि कोस अगर बदलेगा तो साइन हो जाएगा। अब 73 में कितना जोड़े कि वो 90 हो जाए? तराजू के एक पल्ले पर 73 है, तो दूसरे पल्ले पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 73 और 7 हो गया 80 और 10 90, 17 हो जाएगा। ऐसे कोस 53 बदलेगा साइन में, कोस किस में बदलेगा? साइन में। 53 और 7 60, 60 और 30 90, तो ये साइन 37 डिग्री हो गया। समझ में आया? अब आप कह रहे हैं कि सर साइन 17 और साइन 37 की मान जो है वो ए के बराबर है, यानी कि ये वाली वैल्यू ये ए के बराबर है। तो सिंपल सा आंसर बी बराबर होगा 3a। बी बराबर कितना होगा? 3a। ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन रहा, बी बराबर कितना? 3a। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। कभी कभी जैसे देखते हैं ना आप लोग, तो देख के ऐसा लगता है कि यार क्या क्वेश्चन है, अप्रोच समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल सा आप देखो कि भाई जो जोड़ तोड़ अपन लगा सकते हैं वो किसके साथ कर सकते थे? बी के साथ। ए तो बेचारा सिंगल नंबर है। ठीक, तो ये समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन भी है। ठीक है, आइए इसकी कहानी को ध्यान से समझते। सबसे पहले बोल रहा है 6 प्रेक्षणों का माध्य 6.5। अभी एक बात हम लोगों ने सीखी थी कि n इंटू एक्स बार बराबर क्या होता है बेटा? टोटल। n इंटू एक्स बार बराबर क्या होता है? टोटल। यानी कि पदों की संख्या में माध्य का गुणा करा दे तो टोटल आ जाएगा। तो जैसे कि संख्या कितनी? 6। ठीक है, 6 में हम लोग 6.5 का मल्टीप्लाई करा देते, तो 6 5 30 का 0, हासिल 3, 6 6 36 और 3 39। एक अंक की बाद दशमलव, तो ये यानी कि कुल मिला के हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो आंसर है 39 आ गया। कितना आ गया? 39। अब आगे की बात करते हैं। बोलता है कि यदि 5 प्रेक्षण ये है, 5 प्रेक्षण ये है, यानी कि जो 39 है इसमें से 5 प्रेक्षण में एक ये नंबर दे रखा है, 8 है, एक 9 है, एक 7 है, एक 11 है और एक कितना है? 6 है। जरा जोड़ लो जरा कितना हो रहा है, तो एक नंबर और निकल जाके आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 8 और 9, 8 और 9 कितना हो बेटा? 17, 17 और 7 हो गया 24, 24 और 11 35, 35 और 6 41, ये कितना हो रहा है? 41। अब ये जो नंबर आ रहा है ये 39 है और ये जो नंबर आ रहा है ये आपका कितना है? 41। यानी कि जो अगला नंबर होगा, अगला जो नंबर होगा, फिर देखो 6 आंकड़ों का टोटल कितना आ रहा है? 39 और ये आ रहा है 41। इसका मतलब एक जो अगली संख्या है वो है आपकी -2। भाई अगली संख्या कितनी मान लेते? अपन x मान लेते, या फिर ऐसा कर देते हम लोग ताकि थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाए। तो भाई ये कितनी संख्या? 5 संख्या, 5 + x बराबर कितना होना चाहिए अपना? 39 होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये हो रहा है 41 + x बराबर 39, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी -2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। कि यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? -2। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि प्रेक्षणों के माध्यिका और मानक विचलन का योग ज्ञात कीजिए। प्रेक्षणों के पहले तो माध्यिका निकालिए और मानक विचलन। माध्यिका मतलब एम निकालनी और मानक विचलन मतलब सिग्मा निकालना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, और इन दोनों को जोड़ के हमें उत्तर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माध्यिका निकाल लेते हैं। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन जितने भी डाटा है सबको अरेंज करते बेटा। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटू नंबर मिल गया वो मिल गया -2, है ना? छोटू नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर -2। -2 के बाद देखोगे तो आपको अगला नंबर मिल गया 6,
6 के बाद देखोगे तो 7, 7 के बाद देखोगे तो 8, 8 के बाद देखोगे तो 9 और 9 के बाद देखोगे 11। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 नंबर है तो इनमें जो माध्यिका मतलब मध्य में दोनों नंबर है बेटे, तो माध्यिका कैसे निकलती बेटा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। भाई आपको पता है ना कि जब पदों की संख्या सम हो तो फार्मूला बनता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान डिवाइडेड बाय 2 बटे में 2, यानी कि एक तो 7 आएगा और एक 8 आएगा, तो 7 और 8 हुआ 15 और 15 बटे में 2 मतलब ये आया 7.5, यानी कि आपको अपनी माध्यिका मिल गई, यानी कि जो माध्यिका है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 7.5। कितनी आ गई 7.5। अब अगर आपको कहीं से मानक विचलन मिल जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मानक विचलन का फार्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बेटा अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये सारे एक्स दिख रहे हैं, ये जो सारे नंबर हैं आपके पास क्या है एक्स, इनका एक्स स्क्वायर करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। चलो जोड़ लेते हैं। तो यहां से शुरू करें हम लोग। देखो 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 4 25, 25 का 5, हासिल कितना 2, तो ये हासिल दिखा देते अपन 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 और 4 22, 22 से 23 24 25, 25 का 5, फिर से हासिल कितना बचा दोस्तों 2, तो 2 और 1 3, कितना हो गया 3, तो ये आ गया बेटा अपना 355। यानी कि अगर इस फार्मूले में भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 355, पदों की संख्या कितनी 6 माइनस एक्स बार जो है वो आपका कितना है 6.5, और इस 6.5 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, चलो इसको भाग लगाएंगे हम लोग तो ये मोटा मोटा जाएगा 6 गया 6 पंजे 30, बचा कितना 5, 6 9 54, बचा कितना 1 और 6 कम 6, लगभग 59.1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 7 42, ये होता है 42.25, कितना आ जाएगा 42.25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक डिजिट लिखता हूं मैं तो चलेगा, 42.2 लिख देता हूं। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा रूट 1 में से 2 गया, यानी कितना आ गया 9, ये 3 हो गया, तो ये गया आपका 9 में से 3 गया तो ये आ गया 6, और 5 में से गया तो ये 16.91 के लगभग आएगा। 16.91 के लगभग मतलब ये जो बाहर निकलेगा तो 4.1 के समथिंग आएगा। तो भाई 4.1 तो ये आ गया और 7.5 ये आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 4.1 ये रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 7.5 प्लस 4.1, तो 7 और 4 11.6, यानी कि 11 के समथिंग आंसर आएगा। तो इसने जो 11 के समथिंग एक ही आंसर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 11.2, तो अपन 11.2 इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बढ़िया से देखिए इस क्वेश्चन को। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए 171 वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है cos 33 a/b के बराबर है। cos 33 डिग्री जो है वो किसके बराबर है बेटा? a/b के। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाइए, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए 33 डिग्री, अपन थीटा लिखते हैं, और cos चलता है ऐसा नीचे से, यानी कि यहाँ a आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा b, यहाँ पे a और यहाँ पे b, cos का तीर ऐसे चलता है ना ऊपर, a और b। ठीक है, अब आप पाइथागोरस लगाओगे तो मैंने आपको सिखाया था कि ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आएगी b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। बस स्मार्ट तरीका। देखो दोबारा से बताता हूँ, अगर आपको कभी ये वाली और ये वाली वैल्यू निकालनी है तो ये जो बड़ा सा नंबर है, ये बड़ा सा नंबर है, अगर ये निकालना है तो ये बोलेगा भाई ये काम करो यार, इसके स्क्वायर में से तुम माइनस हो जाओ, इसके स्क्वायर में से तुम तुम्हारा स्क्वायर माइनस कर दो, और ये निकालना है तो ये कहेगा भाई इसके स्क्वायर में से तुम तुम्हारा स्क्वायर माइनस कर दो। तो ये एक दूसरे से ऐसे हेल्प करते हैं। तो ये निकालना था तो इसने कहा कि भैया इसके स्क्वायर में से तुम माइनस हो जाओ, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये निकल के आ गया। ठीक, अब आगे पूछता है कि कोसेक 33 और कोस 57 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन कोसेक 33 डिग्री, अब माइनस कोस 57 डिग्री। देखो हमारा जो ट्रायंगल है वो 33 डिग्री का है, तो 33 डिग्री की वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे।
अब cos 57 डिग्री का क्या करें? तो cos 57 डिग्री जो है वो थोड़ी सी तकलीफ दे जाएगा आपको। तो तकलीफ से निपटने के लिए काम ये होगा कि भैया ये जो कोसेक 33 डिग्री है ये ऐसा कैसा रहने दीजिए, कोसेक 33 डिग्री ऐसा कैसा रहने दीजिए, और कोस को बदल लेते हैं अपन। तो कोस बदलेगा किसमें? साइन में, और ये हो जाएगा साइन 33 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन 33 डिग्री। अब सवाल है कि मैंने 33 डिग्री में क्यों बदला? क्योंकि मेरे पास जो सारा ट्राइंगल है वो 33 डिग्री का ही है, तो वैल्यू मेरे पास 33 डिग्री की आएगी। तो चलो देखते हैं। कोसेक 33 डिग्री मतलब कोसेक ऐसा चलता है बेटा, तो ये आ जाएगा b डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे अपनी यहाँ की ट्रिक है। उसके बाद साइन 33 डिग्री की बात करें तो साइन जो है वो ऐसे चलता है, यानी कि ये आ जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। अब आगे शॉर्ट आउट कर लें इसे, तो मेरे घर में तेरे घर, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, ये इधर जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, देखो बेटा माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ जाएगा बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये से ये गया तो आंसर आ गया ए स्क्वायर बटे में बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये रहा अपना डी ऑप्शन, करेक्ट है, मैच हो गया आंसर। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है द मीन मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स एट टीसीपी इज ₹15,000। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आए। n इंटू एक्स बार बराबर क्या होता है? टोटल। मतलब ये हुआ कि अगर पदों की संख्या में माध्य का गुणा करा दिया जाए तो हमेशा टोटल निकल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स में अर्थमेटिक मीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? टोटल। ठीक है, ये फार्मूला कैसे बनाया था क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि 15 लोग हैं, कितने लोग हैं? 15, और इनकी जो एक मंथली सैलरी है, मीन सैलरी, वो कितनी बेटा? 18,000। ठीक है, अगर मीन सैलरी है तो टोटल निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग 3 0 लगा देते हैं लाइन से, अब 18 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। 18 पंजे 90 का 0 हासिल कितना बचा? 9। 18 पंजे 90 का 0 हासिल 9, 18 एकम 18, 18 और 9 हो जाएगा 27, यानी कि इनका जो टोटल आ जाएगा वो 2,70,000 पेमेंट आ जाएगा। टोटल पेमेंट कितना? 2,70,000। आगे बोलता है इन द मेन मंथली सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स, उसी कंपनी में जो दूसरे 25 वर्कर हैं उनकी जो सैलरी है औसत वो है 12,000। कितनी सैलरी है? 12,000। तो चलो मल्टीप्लाई कराते, तो सबसे पहले हम लोग ये छोटे छोटे से 3 0 लगा देते हैं, उसके बाद 12 का पहाड़ा पढ़ ले तो ही बढ़िया है। तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल कितना? 6, 12 2 24, 24 और 6 कितना हुआ? 30। ठीक है, ये इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि छोटी से छोटी भी गलती नहीं होना। ठीक है, चलो आगे देखते बेटा। 1 2 3 और ये 4 0 तो ऐसे कैसे लग जाएगी भैया? ये 4 0 ये आ जाएगा 7, 3 और 2 कितना? 5। अब ये बोल रहा है आगे, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ कंबाइंड मंथली सैलरीज ऑफ ऑल 40 वर्कर्स। बोल रहा है कि जो सभी 40 लोग हैं, जितने भी 40 लोग हैं, इनका वेतन का माध्य ज्ञात कीजिए, इनके वेतन का माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, ये फार्मूला ऐसे भी होता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो हमने यही तो किया, n1 x1 बार ये निकाल लिया 27,000, n2 x2 बार ये निकाल लिया हम लोगों ने 30,000, मतलब ये 27,000 और ये 30,000, टोटल कितना आ गया बेटा? 57,000। अब इसमें भाग लगाना है n1 प्लस n2, ये अपना n1 है और ये अपना n2 है, मतलब ये टोटल कितना है? 40। तो क्या अपना कंबाइन x बार निकल जाएगा? तो यहाँ पे x बार आ जाएगा अपना कंबाइन वाला, वो भी 57, 5,70,000, 5,70,000। ठीक है, बटे में कितना कर देते हैं हम लोग यहाँ पे? 40। तो ये वाले 0 से ये वाले 0 क्या हो गई? कैंसिल हो गई। ठीक है, आगे थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो 4 से डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो 4 से गया एक बार, बचा 1, 4 4 16, बचा 1, 4 2 8, बचा 2, 4 5 20 और ये 0 ऐसे कैसे। तो ये रहा भैया 14,250। और जैसे समझ में आ गया कि सर 14 लिखा तो आंसर लगा देना चाहिए, जैसे 14 अपने को दिखा ना तो उसके बाद तो आंसर लगा देना चाहिए, आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो वापिस से समझा देता हूँ
आंकड़ों में हम लोगों ने इसका गुणा कर दिया, माध्य का टोटल निकाल लिया, फिर अगले आंकड़ों में इनका माध्य का मल्टीप्लाई कराया, टोटल निकाल लिया। तो ये कुल मिला के अपने पास 5,70,000 रुपए का टोटल सैलरी हो गई। अभी जो 5,70,000 रुपए की सैलरी है ये कितने लोगों में बट रही साहब? तो हम कह रहे 40 लोगों में बट रही। तो वो पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि हर व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा। तो हर व्यक्ति को 14,250 मिलता है, जिसे हम औसत बोलते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 177, पढ़िए ध्यान से, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 37 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। 37 संख्या लाइन से लिखिए, 1 2 3 ऐसे करते 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 बेटा 37 संख्या लिखिए। कितनी संख्या लिखिए? इनका जो औसत है वो 63 है। ठीक है, औसत, औसत मतलब x बार, वो कितना देखा बेटा? 63। और दूसरी बात की संख्या आपने को कितनी दे रखी? 37। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर संख्या 37 है और मैं पूछूं कि ये x बार है, तो आप कहोगे सर x बार जो है वो आपका कितना दे रखा? 63 दे रखा है। x बार मतलब 63। x बार कैसे निकाला होगा? सभी संख्याओं को जोड़कर, देखो सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या उसका भाग लगाती है। तो एक तरीका तो ये वो x बार, और दूसरा ये कि अगर कोई क्वेश्चन एकदम लाइन से चले, जैसे कि समांतर श्रेणी हो, 2 4 6 8 10, देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो 2 4 6 8, ठीक है, अगर मुझे इसका समांतर माध्य निकालना तो एक तरीका सबको जोड़ दूं, 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 और 10 कितना? 20, 20/4, तो समांतर माध्य कितना है? 5। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है कि जब सीक्वेंस से चले तो पहला नंबर और आखिरी नंबर लेके दोनों को जोड़ के भी 2 का डिवाइड लगा दो, तो 2 और 8 10, 10 में 2 का डिवाइड किया तो कितना आया? 5। तो ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि जो 63 है ये पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया होगा, है ना? पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया होगा, तो 37 आ गया होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर। अब देखो, इसने बोला कि इसमें जो टोटल संख्या है वो टोटल संख्या कितनी है? 37। तो बेटा हमें ये देखना है कि जो मध्य में संख्या बैठी होगी वो मध्य में संख्या कौन सी होगी। तो भाई टोटल 37 है, तो जो मध्य में संख्या होगी वो निकालते अपन n+1/2 वे पद का मान, यानी कि 37 में एक जोड़ दिया तो 37 और एक 38, 38/2, यानी कि जो 19वां नंबर होगा, जो 19वां नंबर होगा वो एकदम बीच में जाके बैठा होगा। 19वें नंबर बीच में होगा, यानी कि पहले नंबर की कुर्सी, ये दूसरे नंबर की कुर्सी है, तीसरे नंबर की कुर्सी, तो ऐसे मान लेते हैं कि ये 19 नंबर की कुर्सी है। तो बेटा ये 19 नंबर की जो कुर्सी है ये मध्य कुर्सी होती है, और मध्य को हम लोग x बार बोलते हैं, और x बार का मान दे रखा है 63, यानी कि ये हो गया समांतर श्रेणी में जाने लगा आप क्वेश्चन। अब आप देखोगे 19वां पद क्या होता है, तो आप कहोगे सर 19वां पद होता है a+18d। कितना होता है? a+18d। और उस a+18d का मान कितना दे रखा है आपको? 63। a+18d का मान कितना दे रखा है? 63। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? a+18d का मान कितना दे रखा है? 63। अब देखो, इसने बोला कि एक क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्या मतलब विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, हर संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो d है वो कितना है बेटा? 2। d कितना है? 2। तो ये आ गया अपना 63। ठीक है, तो a ऐसा कैसा? 18 × 2 कितना हुआ? 36 बराबर कितना? 63। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? एक एक चीज लिखो, जैसे कि a है, d है, तो अब d के बारे में सोचना कि d मतलब क्या, तो बोल क्रमागत विषम संख्या। और जब क्रमागत विषम संख्या चलती है तो विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है ना? तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 63 - 36। 13 में से 6 गया तो 4 और 3 हो गया 7, यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया, ठीक है, तो कितना आया? 2। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आ गई? तो जो a है वो a का मान आ गया अपने पास 27। a का मान कितना आ गया बेटा? 27। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, इधर यहाँ पे आती है, हर एक चीज ध्यान से समझो। आप कह रहे हैं कि सर ये मध्य पद और मध्य पद a+l/2 में निकालते हैं। अगर मैं 2 को इधर भेज दूं, यहाँ पे 2 को इधर भेजूंगा तो हो जाएगा 126 बराबर a+l, करेक्ट है। और 126 और a का मान है 27 प्लस कितना? l, ये इधर ले आए तो ये आ जाएगा 99 बराबर l, यानी कि इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद है बेटा, लास्ट में जो पद लिखा है, लास्ट में जो पद लिखा है वो कितना है? 99। यानी कि इस पूरी कहानी को सोल्व करते हुए हमें ये समझ में आ गया कि इसके लास्ट में, इसके आखिरी में जो पद होगा वो कितना होगा? 99। अभी पूछ रहा है कि चौथी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो भाई सबसे बड़ी संख्या 99 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। अब इससे पीछे चलते जाएंगे तो इससे जो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या होगी वो 97 होगी, उससे जो बड़ी होगी वो 95 होगी, और उससे जो बड़ी होगी वो क्या होगी? 93।
तो चौथे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है आपकी 93। कितनी है? 93। मतलब भाई साहब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया। एपी लगा दी, अलग तरीके से बढ़िया क्वेश्चन था। मध्यमान निकलवा लिया आपसे, एल निकलवा लिया, उसके बाद भी घुमा के चौथा नंबर पूछ लिया उसने। ठीक, तो कुछ नहीं, एक एक स्टेप सोल्व करो तो पूरा क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ये वाला। देखो ध्यान से इसे, इस क्वेश्चन की कहानी समझ रहे हैं अपन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसीडी की वर्तमान आयु का औसत 15.5 वर्ष है। देखो इनका औसत कैसे निकालते हैं? इन चारों की आयु को हम लोग जोड़ देते हैं और 4 का भाग लगा देते थे, औसत आ जाता है। और औसत कितना दे रखा है आपको? 15.5। यानी कि बेटा 4 को मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60 और 5 चौके 20, मतलब ये हो गया आपका 62। कितना हो गया आपका? 62। ठीक है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि इन चारों की आयु का जो टोटल योग है वो कितना है? 62 वर्ष। आगे बोलता है एक साथ बी व सी की वर्तमान आयु का योग, एक साथ बी और सी की वर्तमान आयु का योग, और आगे पढ़े तथा ए और डी की वर्तमान आयु के योग का अनुपात 14:17 है। ए और डी की वर्तमान आयु के योग का अनुपात 14 कितना है बेटा? 17। अब 14:17 मतलब समझो, इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे। जब अनुपात का बात आ जाए ना तो पीछे एक्स लगा दो, तो हम ये कहेंगे कि सर जी बी प्लस सी जो है उनकी उम्र है 14x। कितनी है? 14x। ठीक, और जो a प्लस डी है उनकी उम्र है 17x। तो 14x के तो ये दोनों हो रहे, 17x के ये दोनों हो रहे, तो 17 और 14 कितना हुआ? तो 17 और 4 21 और 10 हो गया 31x। मतलब चारों मिला के 31x के हो गए, और 31x की वैल्यू कितनी है? 62। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 आ गई तो बेटा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 14 गुणा 2 कितना? 28, और 17 गुणा 2 कितना? 34। यानी कि b और c दोनों मिलाकर 28 वर्ष के हैं और a और d दोनों मिलाकर 34 वर्ष के हैं। x की वैल्यू अपने पटक दी, 14 गुणा 2 कितना? 28, 17 गुणा 2 कितना? 34। तो अभी तक फिलहाल हमें ये पता चल गया कि जो b और c है इन दोनों की जो टोटल उम्र है वो 28 वर्ष है, a और d की जो टोटल उम्र है वो कितनी है अपनी? 34 वर्ष। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है कि d जो है वो a से 4 वर्ष बड़ा है। d जो है a से 4 वर्ष बड़ा है। अब यहां से कहानी समझो, अगर ये भैया x साल का है तो ये इससे 4 साल बड़ा होगा, मतलब x प्लस 4 साल का होगा। ये x का, ये x प्लस 4 का, दोनों मिलाकर हो गए 34 के। ये 4 इधर ले आओ तो x और x 2x हो जाएगा, 34 में से 4 गया तो 30, तो x बराबर कितना? 15। इसका मतलब आपको अलग अलग पता चल गया। आपसे कोई पूछे कि बताओ a की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे कि a को हमने x माना था, मतलब ये 15 साल का है। इसको x प्लस 4 माना था तो 15 से 4 ज्यादा, मतलब ये कितने साल का होगा? 19 साल का। तो a की आयु आ गई आपके हाथ में, d की आयु भी आ गई। अब देखते हैं जरा क्या पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि एबीसी की औसत आयु कितनी है? एबीसी की औसत आयु, एबीसी की औसत आयु मतलब बेटा a प्लस बी प्लस सी बटे में कितना करना है? 3। तो देखो सबसे पहले a की बात करें तो a की आयु मेरे पास कितनी है? 15। b प्लस सी का इकट्ठा डाटा उठा ले, यहाँ से इकट्ठा डाटा कितना दे रखा है? 28, और बटे में कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, चलो जोड़ देते हैं। 8 और 5 13 का 3, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 बटे में 3। ठीक, अब भाग लगाना शुरू करें तो 3 से गया 3 एकम 3। ठीक है, बचा कितना? 1। भाई 4 है ना, तो 3 एकम 3 बचा 1, भाई 13 हो गया। 3 का फाड़ा बोलो, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 बचा। जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिसे भाग लगाते हैं उसे नीचे। तो ये आंसर आ गया अपना 14/1/3। ठीक है, तो ये रहा भैया अपना आंसर, कि इसका आंसर कितना आएगा? 14/1/3। क्या कोई दिक्कत है किसी को? इतना बढ़िया सा समझ गए? तो इसका आंसर आएगा 14/1/3। आगे बढ़े अपन, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है संख्या 12, 13, 16, 10, 8 के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का संख्यात्मक मान संख्याओं के माध्यिका से कितना कम है। तो पहले तो माध्यिका निकालना और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले बेटा माध्यिका निकाल लेते हैं। तो माध्यिका के लिए आंकड़े जमा दो, 8, 10, ठीक है, ऐसे जमा देता है। 8, 10, 10 के बाद आ गया 12, 12 के बाद आ गया 13, 13 के बाद आ गया 16। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि माध्यिका क्या होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये अपनी रह गई माध्यिका। ठीक है,
तो अगर मैं पूछूं कि माध्यिका कितनी, तो माध्यिका होगी 12। ठीक है, अब इससे अपने को विचलन निकालना है। तो विचलन मतलब x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो देखो बेटा x माइनस एक्स बार मतलब 8 माइनस 12। भाई अपनी जो माध्यिका से निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देती माध्यिका। तो 8 माइनस 12 ये हो जाएगा 10 माइनस 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 12, दिस इज 13 माइनस 12 एंड दिस इज 16 माइनस 12। देखिए जरा विचलन कितना आ गया। जो भी विचलन आएगा उसे पॉजिटिव ही लेंगे। 8 में से 12 गया तो -4, -4 मतलब प्लस का 4 लेंगे क्योंकि मोड लगाते हैं ना अपन इस पर। ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 1 और ये कितना आ गया 4। तो ये सारे विचलन हो गए। ये सारे क्या हो गए, विचलन। अब अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं माध्य विचलन। उसने ये पूछा ना कि माध्य विचलन निकालिए, तो माध्य विचलन क्या कहता है? माध्य विचलन ये कहता है कि अगर जब माध्यिका से माध्य विचलन निकाल रहे हो तो समीशन x माइनस एम ई, मतलब ये विचलन, जितने भी विचलन है सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उसका भाग लगा दो। तो पहले सब विचलन को जोड़ लेते हैं अपन, या निकाल लेते हैं समीशन x माइनस एम ई। ठीक है, जोड़ो जरा, 4 और 1 5, 5 से 6 7, 7 से 8 9 10 और 11। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना, 11। 4 4 8, 8 2 10 और 1 11, और 11 बाई आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5, तो ये आंकड़े 11 बाई 5। तो ये आ गया आपका माध्य विचलन। ठीक है, तो आपसे अगर मैं माध्य विचलन के बारे में बात करूं तो आप कहोगे कि सर ये जो हमारा माध्य विचलन है बाय माध्यिका, माध्यिका से जो निकाला है वो कितना है, 11 बाई 4। इतना एकदम क्लियर हो गया। अब आगे पूछ रहा है कि आप तो ये बताइए कि संख्यात्मक मान संख्याओं के माध्यिका से कितना कम है। तो देखो माध्यिका से कितना कम है, ये जो माध्यिका है अपनी माध्यिका है ये इससे कितना कम है ये निकालना है। तो माध्यिका है 12, माइनस से कितना है 11 बाई 5। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तू मेरे घर में तेरे घर, तो 12 पंजे 60 माइनस 11 बटे में कितना आ जाएगा 5। ठीक है, माइनस कर देते। तो 60 में से 10 गया तो 50, 50 में से गया तो 49, 49 बटे 5 भाग लगाओगे तो आएगा 9.8। यानी कि यहाँ जो आंसर आया वो कितना है बेटा, 9.8। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका उत्तर कितना है अपना, 9.8। ठीक है, आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की कहानी कुछ इस तरीके की है। सपना के पास 10 रुपए के 30 नोट है। सपना के पास 10 रुपए के कितने नोट है, 30 नोट है। ठीक है, ये x हो गया और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, ये x और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। आगे बोलता है 20 रुपए के 16 नोट है। ये 20 रुपए के कितने नोट हो गए, 16 नोट हो गए। 50 रुपए की 39 नोट है। 50 रुपए के 39 नोट हो गए। आगे बोलता है 100 रुपए के 22 नोट है। तो 100 रुपए के कितने नोट है अपने पास, 22 नोट है। और 500 रुपए के 10 नोट है। मतलब जो 500 रुपए है इसके कितने नोट है बेटा, 10 नोट है। नोटों की संख्या का बहुलक ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि नोटों की संख्या का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से देखो, नोटों की संख्या का अपने को बहुलक निकालना है। मतलब ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नोट आया है। तो देखो 10 रुपए का नोट 30 बार देखने को मिला, 20 रुपए का 16 बार मिला है। सबसे ज्यादा बार जो नोट देखने को मिला वो 50 रुपए का नोट मिला। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50। फाइंड द मोड ऑफ द नंबर ऑफ नोट्स। जो नंबर ऑफ नोट्स हैं उनका मोड निकालिए। तो आंसर कितना आएगा, 50। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे 50 मार्क करेंगे। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, लोग कोट 1 कोट 2 कोट 3। देखिए इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगी हुई है और ट्रिग्नोमेट्री के साथ लोग भी लगा है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो ध्यान से, जब कोट 1 और कोट 89 मिल जाता है, ठीक है, कोट 1 और कोट 89 मिल जाता है, तो थोड़ा डिटेल में बताता हूं मैं। ये कोट 1 कोट 89 बदलेगा बेटा तो ये हो जाएगा 10 1। कोट 1 को नीचे ले आएंगे तो 1/10 ठीक है, और इंटू कितना 10 यानी कि ये कैंसिल होकर कितना आ जाता है 1। तो इतनी सारी कहानी ना समझते हुए हम लोग शॉर्ट में ये कहते हैं कि जब कोट कोट का क्वेश्चन चल रहा है और अगर ये दोनों मिलाकर 90 बना दे रहे हैं तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1। ध्यान से देखो, कोट 1 की जोड़ी बनेगी कोट 89 के साथ, तो 89 और 1 90 हो रहा है, मतलब ये 1 बना दे रहा है। फिर आगे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 88 होगा, तो 2 और 88 मिलकर 90 बना दे रहा है, तो ये भी आंसर 1 आ जाएगा। 3 और 87, 3 एंड 87 ये मिला के 1 बना देगा। ठीक है, ऐसे सारे कट जाएंगे। फिर बीच इधर बचेगा 44 और 46, तो ये दोनों मिलाकर भी 90 बना दे रहा है ना। कोट 1 कोट 2 ऐसे लेके कोट 44 तक जाएगा। कोट 44 के बाद कोट 45। देखो बेटा ऐसे कोट 44, ये कोट 44, उसके बाद हो गया कोट 45
और उसके बाद हो गया कोट 46, तो इन दोनों ने मिला के 1 बना दिया और कोट 45 की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा क्वेश्चन दे रखा है ये तो 1 आ रहा है और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो या तो ये क्वेश्चन कोट के फॉर्मेट में आता है या तो क्वेश्चन ये 10 के फॉर्मेट में आता है। तो log 1 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी अपनी, 0। ठीक, तो हम लोग इसका आंसर लगाएंगे कितना, 0। क्या मेरी बात बढ़िया समझ में आ गई? तो एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी को बढ़िया से आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा है, तो √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा की वैल्यू बताइए। देखो बेटा, इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। कभी कभी क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है हमें समझना कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करें ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो आप ऑब्जर्व करोगे, आपने देखा कि एग्जैक्टली कोस में चाहिए अपने को, दिया क्या है tan। तो आप सोचो कि tan को कोस में बदलने का तरीका क्या। तो सबसे पहली बात आपको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। यानी कि tan स्क्वायर थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो tan स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। करेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा की जगह में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर अल्फा माइनस कितना, 1। ठीक, ये 1 ऐसा कैसा प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, sec स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। देखो जरा बेटा, ये -1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -1 इधर आया तो ये बन गया आपका sec स्क्वायर अल्फा, -1 माइनस इधर आके प्लस हो गया तो 2 बन गया, 2 प्लस 2 sec स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल। ठीक, तो इधर बचा आपका sec स्क्वायर अल्फा और इधर बचा 2 sec स्क्वायर बीटा। करेक्ट है। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा और इजी करते हैं। sec अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा, इसको √2 की पावर 2 और sec स्क्वायर बीटा ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, पावर सब जगह सेम है तो ये पावर ऐसे क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहां बचेगा आपका sec अल्फा इक्वल टू √2 sec बीटा। ठीक, आप कहोगे सर sec अल्फा को अपन 1 बाई cos अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। √2 ऐसा कैसा, sec बीटा को अपन लिख सकते हैं 1 बाय cos बीटा। क्या लिख सकते हैं, cos बीटा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा cos बीटा इक्वल टू √2 cos अल्फा। cos बीटा इक्वल टू √2 cos अल्फा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जहां भी हमें cos बीटा दिखा उसकी जगह अपन √2 cos अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसने पूछा है क्या क्वेश्चन में, इसने पूछा है कि √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा की वैल्यू बताइए क्या है। तो बेटा √2 cos अल्फा तो अपने पास ऐसा कैसे ही, √2 cos अल्फा तो अपने पास ऐसा ऐसे ही रहेगा, माइनस cos बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, √2 cos अल्फा। भाई साहब ये और ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर कितना आ गया, 0। मतलब समझ रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन और कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन। तो ये हमारा यहाँ पे जो पेपर आया था वो सॉल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, हर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और फील करिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से हम अपना दिमाग चलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन देखा तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जगह एग्जैक्टली किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलते हैं हम लोग अगले पेपर के सॉल्यूशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।